इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को हम कंसीडर नहीं करते, वो हम ऐड इस वजह से कर रहे हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, बाकी उसको तो हम लोग लेके जा रहे हैं अपने कैश में। इसमें नहीं लेके आएंगे ना बेटा, इसमें हम क्यों लेके आएंगे? इसने तो लोन की रीपेमेंट की है थोड़ी सी, हम वो रीपेमेंट तो नहीं लिखे। हमने तो ये कहा कि इंटर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन जो भी होगी वो हमारे लिए नल एंड वॉइड है, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन इंटरेस्ट क्योंकि एक्रू नहीं हुआ था, वायल की बुक्स में नहीं आ रहा था जी, वायल की बुक्स में नहीं आ रहा था, इस वजह से हमने उसको लिखा है। अगर वायल की बुक में पहले से लिखा था तो हमें क्या जरूरत थी बाद में उसको लिखने की? वो हमारे वायल की बुक्स जो उसकी जो ओरिजिनल बुक्स थी उनमें शो नहीं हो रहा था वो। ओके अच्छा जी, तो जनाब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ जी। एट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन और एट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जी, ऐड कर लीजिए 651 जी। पोस्ट एक्विजिशन पे आ जाइए 113, इधर आ जाइए, लें जनाब। ये आपके पास वर्किंग टू, ये बाकी ये जो चीज़ें हैं ये अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। अच्छा चले आगे ले जनाब, वर्किंग 1 हो गया, वर्किंग 2 हो गया। इसके बाद वर्किंग 3 की बात करेंगे। वर्किंग 3 किसकी हुआ करती थी? गुडविल की, गुडविल की। ओके जी, इसको मिटा दूं बेटा? सना बेटा कुछ समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही, पक्की बात है। वर्किंग 3 किसकी है जनाब? गुडविल की। सना बेटा गुडविल में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट आती है। किसकी इन्वेस्टमेंट? जो हमने की है, नंबर 2 जो एनसीआई ने की है। और उसके बाद हम लोग क्या देखा करते थे? नेट एसेट्स देखा करते थे एट एक्विजिशन। और फिर जो डिफरेंस अगर पॉजिटिव होगा तो वो क्या बन जाएगी? गुडविल। और अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या बन जाएगी? नेगेटिव गुडविल। पॉजिटिव गुडविल के ऊपर इंपेयरमेंट अगर चार्ज हो रही है तो वो इंपेयरमेंट माइनस करने के बाद नेट अमाउंट ले जाएंगे। और नेगेटिव गुडविल के ऊपर इंपेयरमेंट चार्ज नहीं होती, वो डायरेक्टली हम कहाँ पे ले जाएंगे? कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में हम लोग ले जाएंगे। ओके देखिए जी, गुडविल की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जी। तो गुडविल सबसे पहले पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट देखेंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट हमने जो की थी? 675 की। उसके बाद जनाब एनसीआई कितना उसने बताया हुआ है? उसने एनसीआई का फेयर वैल्यू उसने बताया जी। उसने कहा जनाब फेयर वैल्यू है 15, उसके शेयर्स थे, उसके शेयर कैपिटल थे कितने? 50 मिलियन के। उसका रेट कितना था बेटा? रेट कितना था? 15। शेयर कितना था? 15। और इसका 25%, 187 पॉइंट। दोनों को ऐड कर दें जनाब। $862 श्योर? ठीक है, 5 है। ओके जी, इसमें से हम लोग लेस करेंगे नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। हमने इतने पैसे दिए हैं दोनों लोगों ने मिलके, एनसीए ने और पेरेंट ने। इसके नेट एसेट्स कितने थे एट एक्विजिशन पे? वो जो हमने रजिस्टर्ड निकाले थे 651 जी। रिमेनिंग पोर्शन किधर जाएगा? गुडविल में। कितना रिमेनिंग पोर्शन? 211। अच्छा, अब उसने कहा जनाब पिछले साल तो हमने 1 जुलाई 2014 का मतलब है 30 जून 2015 तक, और 30 जून 2016 तक ये हमने निकाल लिया हुआ है। अब कहते हैं जी पिछले साल तो हमने इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं किया था, तो पिछले साल की तो एडजस्टमेंट नहीं आएगी, सिर्फ इस साल हमने इंपेयरमेंट टेस्ट किया, मतलब इंपेयरमेंट 1 साल की आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कि इंपेयरमेंट इज टेस्टेड एट द रेट ऑफ 15% पर ईयर, तो फिर हमें 2 सालों की इंपेयरमेंट लेनी पड़नी थी। ठीक है, तो इंपेयरमेंट हमारे पास सिर्फ 1 साल की आएगी, इसमें से लेस करवा देंगे इंपेयरमेंट लॉस के नाम से। कितना है जनाब? 211.5 का 10% कितना बनेगा? 21.15 जी।
190 पॉइंट ले जनाब, ये हमारे पास है गुडविल। अब क्योंकि फेयर वैल्यू पे एनसीआई की एडजस्टमेंट है तो इसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे। यस 25% किधर जाएगा, एनसीआई को जाएगा, और 75% किधर जाएगा, ग्रुप रिजर्व में जाएगा। और इम्पेयरमेंट का भी कुछ इम्पैक्ट होगा, जी इम्पेयरमेंट के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि याद कीजिए अगर तो इम्पेयरमेंट होता उस पे सॉरी अगर फेयर वैल्यू पे है तो फिर आपके पास जाता है सब्सिडरी में भी, एनसीआई में भी, और पेरेंट को भी चार्ज होता है इम्पेयरमेंट। और अगर प्रोपोर्शनेट पे होगा तो फिर सारे के सारे किसको चार्ज होता है, ग्रुप रिजर्व को चार्ज होता है। अच्छा जी, एनीवेज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जनाब आपके पास आगे ये इसमें नहीं, ये हकीकत में ये चार्ज होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। गुडविल कितनी आगे जी, 190.35 यहाँ पे लिख देते हैं जी हम लोग 190.35। अच्छा जी, फिक्स एसेट भी लिख देते हैं जी। इसमें वो कितना फिक्स एसेट हमारे पास आया था पिछले एडजस्टमेंट में, 10.8, वो भी लिख देते हैं जी हम लोग। चलें जी, इनको भी ज़रा ऐड अप कर लीजिए, चलें बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जनाब, वर्किंग 3 हमारे पास होगी। अब है बारी वर्किंग 4 की। वर्किंग 4 क्या था जी, एनसीआई। इसको मिटा दूं, एनसीए में सबसे पहले क्या आता है, इन्वेस्टमेंट उसकी सबसे पहले आती है। इन्वेस्टमेंट कितनी उसने की भाई ने, सर 187.5, वो जो हमने ऊपर निकाली थी 187 इसके बाद भाई साहब का पोस्ट एक्विजिशन का शेयर आता है, ऐसे ही है जी, 29.7, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन 113 था पोस्ट एक्विजिशन, इसका 25%, हाँ जी 28.25 जी। और इसके अलावा कोई चीज़ आती है, हमने कहा जनाब इसके अलावा एक चीज़ आती है, अगर इम्पेयरमेंट है और फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया तो इसका पोर्शन आएगा इम्पेयरमेंट का। लेस करवाएंगे जनाब इम्पेयरमेंट लॉस। कितना था इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास, 21,115, इसका 25%, 5.29 जी, माइनस करवा दीजिए। हाँ जी बेटा, और इसके अलावा कुछ नहीं है ना, ये 3 चीज़ें ही आती हैं मैक्सिमम इसमें जी। फाइनल अमाउंट बता दें भाई, 210.46 जी। अच्छा जी, देखिए बेटा एक बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी बुक ने एक बहुत अच्छा काम किया और मेरा ख्याल है कि वो अच्छा काम किसी और तरीके से करती तो वो ज़्यादा बेहतर था कि क्वेश्चंस वो पहले दे देती और उसके सॉल्यूशन वो एंड पे देती। उसकी रीज़न ये थी कि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप कैलकुलेशन छोड़ देते हैं और आप उसके आंसर जो उसने लिखा होता है उसमें से देख के आप वैल्यू बताना शुरू करते हैं और आप पार्टिसिपेट नहीं करते प्रॉपरली। जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और एंड में जाके इसका सोल्यूशन के साथ जब आप मैच करेंगे तो एक अजीब सी खुशी आपको महसूस होती है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर से देख देख के बताते जाएंगे तो वो थोड़ा सा ज़रा अजीब सी बात होती है। ओके, लग तो ये होता है कि हमें समझ आ रही है लेकिन हकीकत में हमें समझ कोई नहीं आ रही होती। ओके, तो कोशिश ये किया करें, कैलकुलेशन किया करें और क्वेश्चन को देख के ही हम सॉल्व करेंगे, बाद में इसका आंसर देख लेंगे। आंसर तो गिवन है ना, कोई गलती कोताही हुई तो हम ठीक कर लेंगे उसको। एनीवेज, अच्छा जी आगे देखिए जनाब, ये हमारे पास चीज़ें आ गई 210.4 से, तो ये हमारा एनसीआई आ गया। तो एनसीआई को तो हमने एज इट इज़ लिख देना जी। कितना जमा हमारा एनसीआई 210.46 जी। अच्छा, अब जनाब वर्किंग 5 हमारी रह गई है, दैट इज ग्रुप रिटेन अर्निंग। इसको मिटाने लगा हूँ मैं।
इसमें सबसे पहले किसकी रिटेन अर्निंग आएगी? पेरेंट की। 340, कितने हैं जनाब? 340। अच्छा जी, इसके बाद उसका कुछ उसने सर वो प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर, वो तो भी एंड में जाके लिखेंगे ना। अभी तो उसने जो स्टॉक वगैरह बेचा है वो सारा कुछ उसको तो हमने लिखना है ना, डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह। डिविडेंड तो खैर नहीं आएगा, इंटरेस्ट वगैरह जो हमने लिखना है। अच्छा जी, तो अनरियलाइज प्रॉफिट की हम लोग बात कर लेते हैं जी। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास कितना था? उसने कहा जनाब 20 मिलियन की चीज़ें बेची हैं, वायल ने बीएल को 30% कॉस्ट पे उसने चीज़ें बेची हैं। तो 30% कॉस्ट पे चीज़ें बेचने का क्या मतलब है कि जनाब ये चीज़ें 120 पे 130 पे आ रही होंगी, हमने इसको 100 पे लेके आना और बाद में 30%। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 डिवाइड बाई 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, 4.6। ओके। इसके बाद एक फैक्टर है दैट इज इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट को हमने लिखा नहीं था, तो हम उसको लिखने के लिए क्या करेंगे? ग्रुप रिटेन अर्निंग में इसको ले जाएंगे। इंटरेस्ट जनाब कितना इंटरेस्ट है जी? उसने कहा कि जी हमारे पास जितनी अमाउंट थी, कितनी अमाउंट थी जी हमारे पास? 16 मिलियन का, और इसका 12% हम लोग चार्ज करेंगे। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.12 कितना बनेगा ये? क्या ये उतनी ही अमाउंट है? 4 मिलियन तो उसने 5.92 भेजा था ना, तो 4 मिलियन तो चला गया उधर, और 1.92 हमारे पास इंटरेस्ट में आ गया। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये ऐसे ही हो, वैसे 99% केसेस में ऐसे होते हैं। बाज़ वो तंग करने के लिए इंटरेस्ट की अमाउंट कुछ ज़्यादा बता देता है, तो फिर वो जो कैश की एडजस्टमेंट होगी वो कहाँ पे जाएगी? वो इन ट्रांजिट कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, वो हम उसको क्या मान लें कि ये हमारे लिए क्या है? इन ट्रांजिट है। मतलब वही रेट, मतलब नहीं कि जो रेट होगा। जी बिल्कुल वही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट सपोज उसने लिखा था 6 मिलियन का, उसने भेजा 6 मिलियन का, तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस आना था वो किसका आना था? वो कैश इन ट्रांजिट का डिफरेंस आना था। ठीक है, या एडजस्टमेंट का डिफरेंस आ जाना था। उसने कुछ ना कुछ लिखा होना था कि जो डिफरेंस है वो किधर जाएगा। बास क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा कि जो डिफरेंस है वो किधर जाएगा, तो वो आपने वहीं पे लेके जाना है। वो हो सकता है कि पेमेंट अगेंस्ट गुड्स आ रहा हो, ठीक है, तो उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते। एनीवेज, इंटरेस्ट के बाद जनाब आपके पास इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। वो था कितना था वो? 221,000 या 1.5 का 75%। जी कितना? 15.86। अब ये लॉस है, ये माइनस होगा। और इसके अलावा और कुछ जो शेयर पोस्ट एक्विजिशन शेयर, सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन का शेयर जी, वो था 113 का 75%, 24. 84.75। ले जनाब। और इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट एक दफ़ा देख लीजिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी, सारा कुछ हमने ले लिया जी। ले जनाब, आ जाइए, टोटल कर दीजिए इसको। फोर जीरो। अच्छा जी, अब जरा आते हैं हम वैल्यूज की तरफ। गुडविल हमने लिख दिया, फिक्स एसेट को जरा क्लोज कर दीजिए। फिक्स एसेट को प्लीज क्लोज कर दीजिए। 500, 600, 50, 60, 650.8, 660.8 गुडविल आ गया जनाब। लोन हमने 12 मिलियन हो गया, और 4 मिलियन यहाँ पे आ गया, और कैश में एंड बैंक में भी 4 मिलियन ऐड कर दीजिए, और इंटरेस्ट वाला जो है 1.92 वो भी ऐड कर दीजिए। अच्छा जी, और उसके बाद जनाब स्टॉक इन ट्रेड में हमारे पास दो चीज़ें माइनस होनी है, वो कौन कौन सी हैं जी? एक तो वो 4.62 ये माइनस करवा दीजिए स्टॉक इन ट्रेड में, और एक 4.8 माइनस करवा दीजिए। 300.58 ये आ गया। करंट एसेट में कुछ एडजस्टमेंट होनी है? करंट एसेट में कोई चीज़ जाएगी? हमने कहा जनाब करंट एसेट में कोई एडजस्टमेंट हो नहीं रही, क्योंकि कैश को हम किधर लेके जा रहे हैं? कैश एंड बैंक में लेके जा रहे हैं, तो करंट एसेट यहीं पे हमारे पास क्लोज हो जाएगा। और कितनी अमाउंट देगा हमें ये? सॉरी
121 जी। अच्छा जी, अब कैश एंड बैंक को भी हमने क्लोज कर दिया, इसकी भी ज़रा मुझे वैल्यू बता दीजिए। 21992। अच्छा जी, अब ज़रा इनको क्लोज कर दीजिए। और तो कुछ नहीं लगा गया, बस यही है। ठीक है, 1492.65। अच्छा जी, इधर आ जाइए जनाब। रिटेन अर्निंग ग्रुप वाली कितनी है जी? 406.19। एनसीए भी आ गया, लोन ख़त्म हो गया। अदर में कुछ भी नहीं आएगा, अदर एज इट इज़ आ जाएंगे जी। ऐड कर लीजिए जनाब दोनों को। दोनों को ऐड करके ज़रा इसका क्लोजिंग बैलेंस जी। जी सर अगर वो कहते कि जो डिविडेंड है वो पेएबल है, क्या चीज़? डिविडेंड हाँ जी, पेएबल है, तो फिर तो वो जब जो चीज़ जो चीज़ पेएबल है, देखिए जो चीज़ पेएबल है अभी तक जो हमने इसकी पेमेंट नहीं की, ठीक है, अगर डिविडेंड पेएबल आ रहा होता तो फिर वो हमारी लायबिलिटी में शो हो रहा था, ठीक है, अलग से डिविडेंड पेएबल, तो वो तो हमने उसको निकाल देना था। फिर जो हमें पैसे जो हमारे लिए पेएबल होना था उसको हमने निकाल देना था, और जो बाकियों के लिए होना था वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जानी थी। सर इसका 25% इसकी लायबिलिटी है जी ऐसे ही है, क्योंकि वो हमें पैसे मिलने थे ना, रिसीवेबल थे हमारे लिए। लेकिन अभी जो हमने किया है डिविडेंड के साथ वो उसका खर्चा है, जो एक्चुअल डिविडेंड हमने देखा है, ठीक है। ले जनाब, ये हमारे पास क्वेश्चन था YL एंड BL। जैसे मैंने बताया कि ये मेरी अटैम्प्ट का क्वेश्चन था, बहुत मज़े का क्वेश्चन था। हाँ, बड़ा मज़ा आया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बहरहाल यह है कि नहीं, मुझे उस टाइम वाकई मज़ा आया था। आप लोगों को मेरी ये रिकमेंडेशन है, सजेशन है, आप लोगों ने जितना इसमें कंसोलिडेशन में देखना था आपने देख लिया। अब अगर आप इसके 8 से 10 क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं इतनी वर्किंग के साथ, इससे ज़्यादा वर्किंग नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी कभार कोई एक आध सवाल तंग करने के लिए खास, डोंट फॉरगेट कि ये ICAP के पास पेपर के क्वेश्चन है, ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं हैं। और ICAP अपने हर पेपर में हर दफ़ा नई थोड़ी बहुत नई चीज़ लेके आता है, ठीक है। तो कंसीडर दिस कि हर क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत नई चीज़, अब थोड़ी बहुत नई चीज़ का मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द सिलेबस कोई चीज़ पूछ लेगा, वो पूछेगा विद इन द सिलेबस, लेकिन थोड़ी सी ज़रा मॉडिफिकेशन के साथ, ओके। तो ये आपने इस चीज़ का बस ख्याल रखना है। अगर आप 8-10 सवाल पास पेपर वाले कर लेते हैं तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन एनफ। आप लोगों की ये जो कंसोलिडेशन है ये स्ट्रॉन्ग है, कंसोलिडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो, IAS 12 आपका स्ट्रॉन्ग हो, IFRS 9 स्ट्रॉन्ग हो आपका, जो अभी तक हमने स्टैंडर्ड पढ़ लिए हैं। अगर ये आपको स्टैंडर्ड आते हैं, IFRS 15 की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो छोड़ देना। तो बाकी जो है जितने भी स्टैंडर्ड हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास IFRS 16 है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है, कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन आता है, 9 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 9, क्योंकि उसने रिसेंटली उसको इन किया है आपके, पहले ये CFAP में था, अब उसको इसने रिसेंटली 2 अटैम्प्ट्स हुई हैं, उसको शामिल किया उसने, ठीक है जी। ये आपके पास आया, और ये 4-5 ये तो मस्ट हैं, और ये 4-5 सवाल मिलके तकरीबन आपके पास 60-70 नंबर का पेपर बन जाता है। बाकी जो छोटे मोटे, वो जो 30-40 नंबर के छोटे मोटे हैं, वो बाकी सारी की सारी बुक है आपकी, ठीक है। वो सारी की सारी बुक में 2-2 1-1 2-2 दिन वाले चैप्टर है। तो कंसोलिडेशन यहाँ पे हमारी क्लोज है। आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व जाके, ठीक है। 8 से 10 सवाल आपने घर में बैठ के इसको आज तक आके कर लें। एक दिन में करने बैठ जाएंगे तो सारे के सारे सवाल हो जाएंगे सॉल्व। इकट्ठे बैठ के करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, डेली का एक करेंगे तो समझ कोई नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगर आप इकट्ठे बैठ के करेंगे तो सारे के सारे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हमारे जो स्टैंडर्ड रह गए हैं वो छोटे मोटे स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे कि कल हम नया स्टैंडर्ड कौन सा करते हैं। एसोसिएट वाला कर लेंगे, लेकिन वो मिलते जुलते हैं। कंप्रीहेंसिव इनकम इसके क्वेश्चंस के अंदर ही गिवन है, वो याद नहीं हमने कंप्रीहेंसिव इनकम के उसके में हमने वो जो एक्सट्रैक्ट्स किए थे, याद है कि भूल गए हो? लास्ट क्लासेस में हमने किए थे, रिकॉर्डिंग जाके देखना। नहीं क्यों नहीं करना, आप करेंगे ना घर से जाके। मैंने करवाया तो है प्रैक्टिस क्वेश्चन उसका, मेरा ख्याल है शायद पिछला ही क्वेश्चन था वो जो हमने वो किया था ना उसका।
सर तो सही क्वेश्चन नहीं करवाया वैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, मुझे याद है 1 या 2 क्वेश्चन, लेकिन बहरहाल चले मैं एक और करवा दूंगा। कल इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे कम्प्रीहेंसिव इनकम वाला, ठीक है। इसमें पास पेपर में तो ज़्यादातर उसने सिर्फ वही पूछे हुए हैं, पास पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं। हाँ, एक क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, वो है कौन सा, रायवेरा लिमिटेड का, रायवेरा लिमिटेड और चनाब लिमिटेड, रिवेरा या रायवेरा जो भी आप पढ़ लो, RLOCL का। इसमें उसने स्टेटमेंट उसने बनाई हुई है कम्प्रीहेंसिव इनकम की, वो हम उसको